गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये भी एक डिस्क्लोजर से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि अगर कोई ऑपरेशन, अब ऑपरेशन क्या है तो डिफाइन किया है, बाद में अपन देखते हैं उसको, डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। डिसकंटिन्यू कर रहे हो कैसे बताएंगा वो भी बताया हुआ है। तो certain disclosures are to be made in the financial statement, ताकि जो यूजर है वो उसके बेसिस पे असेस कर सके कि क्योंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन, कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेस, कुछ कंपोनेंट, कुछ सेगमेंट इसके बंद हो रहे हैं, डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, तो नेचुरल है आगे का जो इसका परफॉर्मेंस रहेगा वो अफेक्ट होगा। तो कितना अफेक्ट होगा वो उसको तभी पता चलेगा जब उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिले। तो इसलिए AS24 आया हुआ है। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को डिफाइन करता है कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया। लाइन ऑफ बिजनेस यानी कोई प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड, या ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर आपकी एक्टिविटी चलती है। तो एक कंपोनेंट विच इज ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ए ज्योग्राफिकल एरिया एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब दूसरों से उसको आप अलग आइडेंटिफाइड कर सकते हो। डिस्टिंग्विश्ड फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो डिस्टिंग्विश कैसे डिसाइड होगा, कैन बी डिस्टिंग्विश, तो अपन ने AS17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग में पढ़ा था। वही क्राइटेरिया यहां पर है कि एक कंपोनेंट को जो कि एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या एरिया है उसको डिस्टिंग्विश्ड कैसे मानेंगे, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश होना जरूरी है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फॉर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो उन्होंने वो सेम क्राइटेरिया रखा है कि इसके जो ऑपरेटिंग एसेट और लायबिलिटी है कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। इसकी जो रेवेन्यू है कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। एंड इसके जो मेजर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट का मतलब बताया था कि इसका मतलब अगर ये ऑपरेशन को आप बंद करेंगे तो वो एसेट लायबिलिटी खत्म करेंगे आप, वो रेवेन्यू आपकी बंद हो जाएंगी, वो आपके खर्चे भी बंद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट है। तो अगर ऐसा होगा कि इसके एसेट लायबिलिटी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसकी रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और मेजर एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तब उस कंपोनेंट को अपन बोलेंगे कि एंड इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। एंड तीसरा पार्ट, तो एक कंपोनेंट होना चाहिए जो कि एक मेजर सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है या एरिया ऑफ ऑपरेशन है, एंड डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, दूसरों से अलग बताते आना चाहिए। उसका क्राइटेरिया अपन देख लिया। एंड ये which pursuant to a single plan, तो आप धीरे धीरे कभी एक एसेट बेच दिया, कभी एक एसेट बेच दिया, कभी कोई लायबिलिटी सेटल कर दी, ऐसे अगर आप बंद कर रहे होंगे तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के डेफिनेशन में नहीं बैठेगा, क्योंकि विच परस्यूंट टू ए सिंगल प्लान, एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। डिस्पोज्ड ऑफ, परस्यूंट टू ए सिंगल प्लान, इट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन इट्स एंटायरिटी। जैसे कि पूरा का पूरा बिजनेस आपने किसी और को बेच दिया, बराबर, इन इट्स एंटायरिटी और पीस मील यानी टुकड़े टुकड़े में, बट प्लान सिंगल होना, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया। फिर आप पूरे बिजनेस को एक पर्टिकुलर कंपनी को ट्रांसफर कर देना चाहते, सेल कर देना चाहते, चलेगा, यानी उस कंपोनेंट को, या फिर आप उसको टुकड़े टुकड़े में बेचना चाहते हो तो भी चलेगा, बट प्लान पूरा एक सिंगल होना चाहिए।
और एबंडन का मतलब आपने छोड़ दिया उसको, इसका मतलब उसकी कोई और यूटिलिटी नहीं है, उस कंपोनेंट के उस हिस्से का और कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपने उसको एबंडन कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि एक कंपोनेंट होना चाहिए जो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो या ज्योग्राफिकल एरिया हो। तो सवाल उठता कि क्या एक कंपोनेंट होने के लिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर AS17 होना जरूरी है? द आंसर इज जरूरी नहीं है, बट एक रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा तो डेफिनेटली वो एक कंपोनेंट ट्रीट किया जा सकता है जो एक मेजर सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया है, बट उसका कोई हिस्सा भी कंपोनेंट की यहाँ डेफिनेशन में फिट बैठ सकता है। तो इसका मतलब रिपोर्टेबल सेगमेंट होना नेसेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब कब ये माना जाएगा कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुरू हो गया या स्टेप हो गई? तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट देता है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ये 2 देता है, 2 में से जो भी पहले हुआ, विच एवर अकर्स फर्स्ट, बराबर, विच एवर अकर्स फर्स्ट, क्या है वो 2 इवेंट? तो आपने यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंटर्ड इनटू ए बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट्स एट्रीब्यूटेड टू इट। तो उस कंपोनेंट के जो सब्सटेंशियली ऑल एसेट है उसके लिए आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया है। तो हम बोलेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ और वहां से डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाएगा और उसके जो भी डिस्क्लोजर है वो रिक्वायर्ड हो जाएंगे। दूसरा क्या है? और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी है तो, और गवर्निंग बॉडी कोई दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हैज बोथ a approved a detailed formal plan for discontinuation, approved a detailed formal plan for discontinuation, पूरा नहीं लिख रहा हूं, approved a detailed formal plan for discontinuation, and B क्या है इसमें? तो has made its announcement, made an announcement, किसको अनाउंसमेंट? तो जो कंसर्न पार्टियां हैं जो इससे अफेक्ट होंगी उनके बीच में ये अनाउंस कर दिया। तो इसको बोलेंगे, ये अनाउंसमेंट की कंडीशन क्यों डाली? तो ये शो करता है सीरियसनेस ऑफ द मैनेजमेंट कि यस दे आर रियली सीरियस, दे वांट टू डिसकंटिन्यू, इट्स नॉट जस्ट ए कैजुअल थॉट, ऐसे ही प्लान बना लिया कल को ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि दे आर सीरियस। तो ये 2 में से कुछ भी, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया फॉर सब्सटेंशियली ऑल द एसेट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बना लिया कैसे इसको डिसकंटिन्यू करना है और उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया अमंग द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, ये 2 में से कुछ भी हुआ तो बोलेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया। एंड देन आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट बोलता है, दैट स्टार्ट्स। डिस्क्लोजर स्टार्ट्स यहां से, जैसे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ, डिस्क्लोजर स्टार्ट। और कब तक ये डिस्क्लोजर करने के रहेंगे? जब तक वो ऑपरेशन फाइनली कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ नहीं हो जाता, तब तक डिस्क्लोज करना। अब ये 1 साल में भी हो सकता है, 2-3 साल में भी हो सकता है, तो हर उतने पीरियड की फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, जो अभी अपन देखते हैं, वो डिस्क्लोजर करते रहना है, वो बताते रहना है, बराबर है। अब अगर मान लीजिए आगे जाके प्लान एबंडन कर दिया ना, प्लान है ना, प्लान छोड़ दिया, डिसकंटिन्यूएशन का जो प्लान था वही ड्रॉप कर दिया, तो उस ईयर तक आपको रिपोर्टिंग करना है और उस ईयर में फिर आप डिस्क्लोज करो कि भाई ये जो प्लान है आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, अब आप छोड़
छोड़ दिया प्लान, अब आप डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, बराबर, ये आपको उस समय बताना पड़ेगा। तो या तो कंप्लीट होने तक, कि जब तक डिसकंटिन्यूएशन वाला ये जो ऑपरेशन है टोटली खत्म नहीं कर दिया तब तक रिपोर्टिंग करते रहो, या फिर जब वो ड्रॉप कर दिया, आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको डिसकंटिन्यू करने की आइडिया ड्रॉप कर दिया तब तक। अब जब ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है, मतलब आप इसको बंद कर रहे हो, तो इसके एसेट वगैरह में इम्पेयरमेंट हो सकता है, इसके एसेट के सेल में लॉस वगैरह हो सकता है, बराबर है, इसके लायबिलिटी के सेटलमेंट में लॉस वगैरह हो सकता है। तो इन सब को क्या बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है वो AS24 नहीं बताता है, वो आपको जो बाकी के एक स्टैंडर्ड है, जैसे एसेट के सेल पे आपका AS10 है, प्रॉपर्टी प्लांट पे इम्पेयरमेंट पे आपका AS28 है, लाइबिलिटी वगैरह पे आपका AS29 वगैरह। तो जो दूसरे रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे उनके बेसिस पे आप सुटेबल वैल्यूएशन या मेजरमेंट करोगे। ये AS बेसिकली बताता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन क्या है। तो बताए कंपोनेंट यानी सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया। डिस्टिंग्विशेबल मतलब उसके जो ऑपरेटिंग एसेट और लायबिलिटी है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट होना चाहिए, उसके रेवेन्यू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इट होना चाहिए, उसके मेजर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, और ये पर्स्यूएंट टू ए सिंगल प्लान इज बीइंग डिसकंटिन्यूड। कैसे? तो आइदर ट्रांसफर इन इट एंटायरिटी और इन पीसमिल और एबंडेंट छोड़ दिया, ऐसा रहा तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का डेफिनेशन बैठता है। अब कब से डिस्क्लोजर शुरू करना? तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ वहां से। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है? तो या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो गया फॉर सब्सटेंशियली ऑल द एसेट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या अप्रूविंग अथॉरिटी ने एक डिटेल्ड फॉर्मल प्लान बना लिया, अप्रूव कर दिया और उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया। ये हो गया कि डिसकंटिन्यूइंग उस ईयर से माना जाएगा ऑपरेशन और उसके डिस्क्लोजर शुरू हो जाएंगे। अगर ये इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट हुआ, तो वो AS4 के हिसाब से नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको वो डायरेक्टर के रिपोर्ट में बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर फिर इस ईयर नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। अब डिस्क्लोजर के जो रिक्वायरमेंट है कि इनिशियल डिस्क्लोजर्स क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, an enterprise should include the following information relating to a discontinuing operation in its financial statement, beginning with the financial statement for the period in which the initial disclosure event occurs, बराबर, जिसमें इनिशियल वहां से शुरू होगा उस ईयर से। क्या क्या डिस्क्लोजर करना है? तो ये सभी डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट है, तो मैं हर बार मेंशन नहीं करूंगा, पर जो डिस्क्लोजर आपको ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट लॉस करना होगा वो मैं मेंशन करूंगा। बाकी के डिस्क्लोजर काय में करना है? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो जो कंपोनेंट है जो बंद कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन दो। सेकेंड, द बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज रिपोर्टेड एज पर AS17। तो ये आपका जो कंपोनेंट है ये किस सेगमेंट में रिपोर्ट होता है AS17 में, वो मेंशन करो। द डेट एंड द नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, ये जो दो डिस्क्लोजर इवेंट है इसमें से कौन सा हुआ और डेट भी बताओ कब हुआ ये। देन फोर्थ, the date or period in which the discontinuation is expected to be completed if known or determinable। तो भाई 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा या कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये बता सकते हो तो ये भी डिस्क्लोज करो। द carrying amount of as of the balance sheet date of the total asset to be disposed of and the total liabilities to be settled। कैरिंग अमाउंट बताओ, बुक वैल्यू बताओ एसेट और लाइबिलिटी की। The amount of revenue expense in respect of the ordinary activities attributable to the discontinuing operation during the current financial reporting period। तो उसकी रेवेन्यू, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो डिस्क्लोज करो। अब इसके बाद जो है ये
ऑन द फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे बताना है ये नोट में नहीं। ये जो अगला पॉइंट है क्या है ये, द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज अट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड द इनकम टैक्स एक्सपेंस रिलेटेड देयर टू। तो प्री टैक्स यानी पीबीटी आपको क्या बताना है, तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स ऑन इट, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा वो अलग बताइए। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है और टैक्स कितना है, ये आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे बताना है। इसलिए प्रॉफिट लॉस में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन एडिशनली वहीं पे बताई जाती है, सेपरेटली बताई जाती है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन यानी जो चलते रहने वाले, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर और एक है ये जो इनिशियल डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन, द अमाउंट्स ऑफ नेट कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो इस ईयर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में इस कंपोनेंट के कैश फ्लो कितने थे वो भी आपको डिस्क्लोज करना है इन नोट्स टू अकाउंट। कहाँ डिस्क्लोज करना है, इन नोट्स टू अकाउंट। इसका मतलब ये कैश फ्लो में डिस्क्लोज नहीं करना है, नोट्स में। इसका मतलब सिर्फ यही जो है एक चीज, ये आपको प्रॉफिट लॉस में बताने के लिए बोला है, बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन नोट्स में बताने के लिए बोला हुआ। अब आपको वो इसके जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के कैश फ्लो बताने को बोला है, मतलब ये डिस्क्लोजर करो। आपका जो कैश फ्लो रहेगा वो टोटल कैश फ्लो ही रहेगा, उसमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दोनों के कैश फ्लो आएंगे, मिला रहेगा फिगर। बट नोट्स में आप बताएंगे कि भाई ये जो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो में इतना इफेक्ट आया है, फाइनेंसिंग में इतना है, इन्वेस्टिंग में इतना है, जो भी रहेगा। फिर बोलता है वो व्हाट आर द एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। The items of asset, liability, revenue, expense, gain, loss, and cash flows can be attributed to a discontinuing operation only if they will be disposed of, settled, reduced, or eliminated when the discontinuation is completed. ये मैंने बताया अभी आपको। To the extent that such items continue after completion of the discontinuance, they are not allocated to the discontinuing operation. तो अगर इसमें से कोई चीज ऐसी है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस, जो आगे भी रहने वाला है, मतलब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट नहीं है, तो उसको इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ तो आपको बताया कि उसको फिर इस साल में डिस्क्लोजर शुरू नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर से करना है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ एसेट, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट। When an enterprise disposes of assets or settles liabilities attributable to a discontinuing operation or enters into a binding agreement for such sales of or such settlement, it should include in its financial statement the following information when the event occur। तो वो जब ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ उसी ईयर में भी हो सकता है, और मे बी कभी नेक्स्ट ईयर वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये इवेंट होगा क्या कि आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया या लायबिलिटी को सेटल कर दिया या उसके लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तब आपको क्या डिस्क्लोजर करना है, for any gain or loss that is recognized on the disposal of asset or settlement of liabilities attributable to the discontinuing operation, the amount of the pre-tax gain or loss and income tax expenses related to this। तो ये जो अपन ने पहले बोला ये क्या था आपका, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी जो बिजनेस के थे ना वो था ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के आपने आइटम बता रहे थे। अब ये क्या बोल रहा है, एसेट, लायबिलिटी के सेटलमेंट में जो गेन लॉस होगा वो भी आपको बिफोर टैक्स एंड टैक्स इफेक्ट बताने का है, बराबर है।
और ये भी कहाँ बताना है, तो ऑन द फेस ऑफ P&L, ये भी बताना है ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द नेट सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ प्राइजेस विच इज आफ्टर डिडक्टिंग सेलिंग के खर्चे कट करके of those net asset for which the enterprise is entered into one or more binding sale agreement, the expected timing of receipt of those cash flows and the carrying amount of those net asset on the balance sheet date। तो जो डिस्पोजर ऑफ हो गए, जो सेटलमेंट हो गए, उसका गेन लॉस वो डिस्क्लोज करो। जिनके लिए आपने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया उसका कैरिंग अमाउंट बताओ, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है, डिस्पोजेबल वैल्यू, और कितने पीरियड में वो होगा ये बताओ। और वो कहाँ डिस्क्लोज करो, वो डिस्क्लोज करो ऑन द नोट्स, वो डिस्क्लोजर है नोट्स में। द एसेट डिस्पोजल, लायबिलिटी सेटलमेंट एंड बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट्स may occur concurrently with the initial disclosure event or in the period in which the initial disclosure event occurs or in a later period। मतलब जब इनिशियल इवेंट हुआ तब भी हो सकता है, या उस ईयर में हो सकता है, या बाद के ईयर में भी हो सकता है। If some of the assets attributable to a discontinuing operation have actually been sold or are the subject of one or more binding sale agreement entered into between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved, the disclosures required by AS4 are made। अब ये जो आपको है अपडेट करते रहना है हर ईयर में, जब तक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज इट इज चल रहा है। तो डिसकंटिन्यूएशन कंप्लीट हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो हर ईयर में आपको इसको अपडेटिंग करना है। क्या अपडेटिंग करना है, in addition to the above disclosure, an enterprise should include in its financial statements in the notes to account for periods subsequent to the one in which the initial disclosure event occurs a description of any significant changes in the amount or timing of cash flows relating to the asset to be disposed or liabilities to be settled and the event causing those changes। तो आपने इनिशियल ईयर में जो बताया था उसमें अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए उसके अमाउंट में, उसके टाइमिंग में, तो वो डिस्क्लोजर आपको आगे के पीरियड में करने का है, उसके कारण भी बताना है। Examples of events and activities that would be disclosed include the nature and terms of binding sale agreement for the asset, a demerger or spin-off by issuing equity share of the new company to the enterprise shareholders, and legal or regulatory approvals। ये डीमर्जर वगैरह आप जब सीए फाइनल में जाओगे तो पढ़ोगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हिस्सा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना के, दूसरी कंपनी बना के उसमें शिफ्ट कर देते हैं और उसके शेयर अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं। द डिस्क्लोजर्स ये जो थे should continue in financial statement for period up to and including the period in which the discontinuance is completed। तो मान लीजिए ईयर 1 बोलो जिसमें इनिशियल इवेंट हुआ तो उस ईयर में तो बताना ही है। अगर मान लो कि उस ईयर में सब कंप्लीट हो गया डिसकंटिन्यूएशन का तो नेचुरल उस ईयर में आएगा। पर मान लो सेकेंड ईयर में भी ये काम चल रहा है, अभी वो पूरी तरह से डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो सेकेंड ईयर में भी डिस्क्लोजर करो। मान लो थर्ड ईयर में भी चल रहा है तो थर्ड ईयर में भी डिस्क्लोजर करो और अपडेट करते जाओ इन्फॉर्मेशन को। थर्ड ईयर में सपोज वो कंप्लीट हो गया पूरा तो फिर थर्ड ईयर तक रिपोर्ट करना है कि 1 to 3 ईयर। abandonment or withdrawal, उसके पहले एक discontinuance completed when the plan is substantially completed or abandoned through full payment from the buyers may not yet have been received। मतलब आपका फाइनल पूरा सेटलमेंट वगैरह हो गया, भले पैसे थोड़ा आने बाकी है तो भी ये मान लिया जाएगा कि ये काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी वगैरह होंगी सब बंद हो गई, एसेट सब बिक गए हैं, पैसा वगैरह थोड़ा बहुत आना बाकी भी रहा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपन मान लेंगे कि डिसकंटिन्यूएशन कंप्लीट हो गया है। If an enterprise abandons or withdraws from a plan that was previously reported as a discontinuing operation, the following should be disclosed in the notes to financial statement। तो भी बंद करने का आपका जो प्लान था उससे विड्रॉ कर लिया, उसको ड्रॉप कर रहे हैं अब आप, तो डिस्क्लोज क्या करना है, द फैक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, द रीजन देयर फॉर,
the effect including reversal of any prior impairment loss or provision that was recognized with respect to the discontinuing operation. तो अगर आपने छोड़ दिया प्लांट तो भाई जो पहले प्रोविजन किया था हो सकता वो उनकी ज़रूरत नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट वगैरह का प्रोविज़न, कोई लाइबिलिटी का प्रोविज़न, तो वो आप रिवर्स कर डालो। जैसे एम्प्लॉयज़ को कुछ कंपेंसेशन वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा लगा था, आपने प्रोविज़न किया था, लेकिन अब आपने प्लान ड्रॉप कर दिया तो नहीं देना है, तो वो सब रिवर्स करो और उसका डिस्क्लोजर करो। क्यों ड्रॉप किया ये प्रोग्राम वो भी मेंशन करो, रीज़न मेंशन करो। अब अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपके डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, इसका मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक से ज़्यादा है, तो हर एक का सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, हर एक का सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अगर एक से ज़्यादा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो। दिस इज ऑल अबाउट AS24, ठीक है। सो विल टेक दी AS26 intangible assets. Intangible assets बेसिकली जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है या जिसका फिजिकल फॉर्म जो आपको दिख रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो मेन नहीं है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, बराबर। जो फिजिकल फॉर्म में है जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनको सबको अपन बोलते हैं टेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग या डेफिनेशन, एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल मतलब जिसको हम बता सकते हैं कि ये है भैया जी, इसको हम किसी को रेंट आउट कर सकते हैं, इसको हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा वो आइडेंटिफाइबिलिटी होना चाहिए, उसके बेनिफिट हम क्या है वो बता सकते हैं। नॉन मोनेटरी, तो डेटर को मोनेटरी एसेट बोलेंगे, तो वैसे आइटम नहीं आएंगे इसमें। नॉन मोनेटरी एसेट, एसेट तो होना ही चाहिए। एसेट यानी रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय द एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्शन, खरीदा बनाया है ना, एंड विच विल रिजल्ट इन टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वो एसेट का जो डेफिनेशन हो उसमें भी फिट बैठना चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, या जहां पे फिजिकल सब्सटेंस आपको दिखता है जैसे कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को कैरी करने के लिए यू में हैव हार्ड डिस्क, एक उसके लिए डिस्क हो सकती है, बट वो डिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द सॉफ्टवेयर कंटेंट इन इट, तो सॉफ्टवेयर को इसलिए क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट। किसी पेटेंट का जैसे लाइसेंस होगा, एग्रीमेंट होगा, तो ये लाइसेंस या एग्रीमेंट ये आपके लीगल पर्पजेस के लिए, टाइटल रिकॉग्नाइज करने के लिए काम के हैं, बट रियल में आपके लिए एसेट क्या है, तो वो जो नॉलेज है उस पेटेंट में, कोई प्रोडक्शन की प्रोसेस या कोई और चीज, वो जो नॉलेज है वो असल एसेट है। लाइसेंस या एग्रीमेंट ये तो उसका जस्ट एक लीगल टाइटल को होल्ड करने के लिए है। तो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर वही है जैसा कि टेंजिबल एसेट के लिए कि हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस। ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग या डेफिनेशन। तो मतलब एसेट होना चाहिए जैसा कि टेंजिबल रहता है, सिर्फ इंटेंजिबल में फिजिकल सब्सटेंस नहीं है या वो उसका मेन पार्ट नहीं है। रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट इफ एंड ओनली इफ, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलता है कि भी इसको रिकॉग्नाइज करो इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मीट्स द डेफिनेशन, कि भी वो जो डेफिनेशन अभी अपन ने देखा उसको मीट करना चाहिए, उसमें फिट बैठना चाहिए। एंड दूसरा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, उसके बाद बोलता है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और देता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट। अब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें वो बताता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल and cost can be measured reliably. Future economic benefit probable. अब किसी के मन में आ सकता है कि भैया अलग से लिखने की क्या जरूरत है, जब आपने एसेट है बोला तो एसेट के डेफिनेशन में वही आता है जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है,
तो फिर से इसको रिकॉग्निशन के कंडीशन में डालने की क्या वजह है? तो क्योंकि ये इनटेंजिबल नेचर का एसेट है, इसलिए इसमें वो चाहता है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसको ज़्यादा अच्छे से असेस कर लो आप। जैसे देखिए फर्नीचर है, अगर वो फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है तो वन कैन वेरी वेल बिलीव कि इसका तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की या कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेकिन पेटेंट है, अभी भी इसका सही में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रेडमार्क है, इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने इसको फिर से रिकॉग्निशन की कंडीशन में डाल दिया कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है क्या, ये एक बार और टेस्ट कर लो। प्रोबेबल यानी उसके मिलने के चांस नहीं मिलने से ज़्यादा है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, क्योंकि ये इंटेंजिबल नेचर का असेट है तो इसलिए वो कॉस्ट के भी लिए बोलता है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर ये बातें पूरी हो गई तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, अब इसमें वो अलग अलग जो मोड ऑफ एक्विजिशन है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, तो अगर आपने सेपरेटली खरीदा है, इसको सेपरेट एक्वायर किया होगा, किसी से सेपरेट खरीदा हुआ है, तब तो अपना जो सिंपल फंडा होता है कि किसी भी एसेट को रेडी टू यूज़ में लाने तक का जो खर्चा है वो एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी फिट बैठेगा। फिर बोलता है एक्वायर्ड इन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या, परचेस। अब कोई बोलेगा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्यों नहीं बोला, तो आपने पढ़ा है कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट होती है वो एज इट इज़ अपने को रिकॉर्ड करना है, तो इसीलिए उसमें कुछ बदलना है नहीं, इसीलिए AS 26 में उसके बारे में नहीं बोला। तो इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक्वायर किया है, वो मर्जर में आता है, फिट बैठता है, तो उसके इंटेंजिबल एसेट अगर उसके बुक्स में होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, इसीलिए उसके बारे में कुछ नहीं बोला। बट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस अगर होगा तो अपन उसके एसेट्स लायबिलिटी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉग्निशन के नॉर्म्स अप्लाई करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, इसीलिए उनके बारे में ये बोल रहा है। ये क्या बोलता है जो आपने इंटेंजिबल एसेट अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस में लिया, इफ नॉट रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो रिकॉग्निशन के हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर इट विल अफेक्ट गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व को अफेक्ट करेगा इफ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज। फॉर एग्जाम्पल अपने को पता है कि मैं ऐसी फिगर लिख रहा हूं, मान लीजिए कि ये आपके नेट एसेट अदर देन इंटेंजिबल एसेट को छोड़ देते हैं, फिर इंटेंजिबल एसेट को अलग से ऐड कर देते हैं अपन, और ये नेट एसेट बोला है ना, उसमें लायबिलिटी माइनस हो ही गई है, ये टोटल, और इसको परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या होता है ना। तो पहला ले लीजिए कि मान लीजिए एसेट है 100 के, ये इंटेंजिबल एसेट है 10 के, ये 110 हो गया। अब इसकी कीमत मान लीजिए अपन ने 115 दी है, तो अपन बोलेंगे ये गुडविल क्रिएट हुआ 5 का, बराबर है ना, गुडविल बोलेंगे क्योंकि कीमत ज़्यादा चुकाई, तो दैट एक्स्ट्रा प्राइस द प्राइस फॉर गुडविल। अब मान लो कि ये इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन के नॉर्म्स में नहीं बैठ रहा है, तो हम बोलेंगे 100 के ये हमारे एसेट नेट एसेट, इंटेंजिबल एसेट को इग्नोर कर देंगे, हम बोलेंगे कीमत दिया 115, तो ये गुडविल बन जाएगा 15। इसका मतलब देखो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो उसका नतीजा, उसका इफेक्ट काय में चला गया, गुडविल में चला गया। ठीक है, अब इसमें एक और बताता हूँ कि जहाँ कैपिटल रिजर्व क्रिएट करेंगे तो ये 100, ये 10, ये 110। अब आपने मान लीजिए कि ये बिजनेस खरीदा था सपोज से 98 में ले लो, इसका मतलब आपको सस्ते में मिला,
तो आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व है 12 का, 12 सस्ते में मिला आपको, उसका कैपिटल रिजर्व। अब अगर आपने इसकी जगह पे ये देखो 100 ये हटा दिया क्योंकि वो रिकॉग्निशन के नॉर्म्स में नहीं बैठता है, और ये कीमत 98, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व हो गया 2। समझ रहे? अभी 98 की जगह अगर मान लो मैं 102 4 लेता तो मेरा कैपिटल रिजर्व खत्म हो जाता और उसकी जगह पे गुडविल आ जाता था। बराबर? इसका मतलब ये हुआ कि एक्विजिशन सॉरी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस में अगर आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट कहाँ जाने वाला है? उसका इफेक्ट जाने वाला है गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि जो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है उसको हम P&L में राइट ऑफ कर दो बोलते हैं उस खर्चे को। लेकिन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में वो खर्चे में नहीं जाने वाला, बल्कि वो क्या करने वाला है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व को अफेक्ट करने वाला है। अब इसमें एक और चीज बोलता हूं कि अनलेस एक्टिव मार्केट इज देयर द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट शुड नॉट रिजल्ट और इंक्रीज कैपिटल रिजर्व। तो इंटेंजिबल एसेट की वजह से कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होना चाहिए या इंक्रीज नहीं होना चाहिए अनलेस देर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट। तो उसके मैं ऑल्टरनेटिव आपको यहाँ पे फिगर लिख के बताता हूँ कि ये आपके एसेट है 100, यहाँ पे 100। अब ये मान लीजिए कि आपने इसकी कीमत चुकाई थी से 106, तो आपने बोला गुडविल आ रहा 6, ज़्यादा कीमत चुकाई तो गुडविल आ रहा 6। ठीक है। अब अगर आपने इंटेंजिबल एसेट लिया 110 यानी 110, कीमत है 106, तो अब आप बोलोगे कि भी कैपिटल रिजर्व 4, भी 4 सस्ते में मिला, यानी इसकी वजह से कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ। तो ये चलेगा अगर आपके पास ये जो इंटेंजिबल एसेट है इसके लिए एक्टिव मार्केट होगा तो ये चलेगा। नहीं तो फिर आपको इसको ज्यादा से ज्यादा 6 पे वैल्यू करना पड़ेगा, ताकि ये 106 ये 106, तो फिर देखो कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। बराबर है? तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्लूडिंग दैट इंटेंजिबल एसेट। तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट के लिए एक्टिव मार्केट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आपने वैल्यूएशन करना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब इसमें ऐसे ही बताऊं थोड़ा सा और, एक 100 डैश सस कीमत मान लो 98, तो इसका मतलब ऑलरेडी 2 का कैपिटल रिजर्व था, है ना? अब आपने 100 10 110 98 यानी ये 12 हो गया, यानी इंक्रीज हो गया कैपिटल रिजर्व। तो ये भी नहीं चलेगा अगर उसके लिए एक्टिव मार्केट नहीं है तो अगर उसके लिए एक्टिव मार्केट नहीं है तो इसको आपको 0 कर देना पड़ेगा। बराबर? 0 कर देना पड़ेगा ताकि 2 जो आ रहा है बगैर वो इंटेंजिबल एसेट के उतना ही चलेगा, उससे ज्यादा कैपिटल रिजर्व, यानी इंटेंजिबल एसेट की वजह से कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व बढ़ना नहीं चाहिए अनलेस देर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर इट। अगर एक्वायर्ड एज ग्रांट है यानी इंटेंजिबल एसेट आपको एज ए ग्रांट मिला हुआ है, एक्वायर्ड एज ग्रांट, एज ग्रांट मिला है, तो फिर AS12 लगाओ। AS12 के हिसाब से अगर आपको सस्ते में मिला होगा तो अपन बोलते जो एक्चुअल कॉस्ट है उस पर अकाउंट कर लो, और अगर आपको टोटली फ्री मिला होगा कोई इंटेंजिबल एसेट तो आप उसको टोकन वैल्यू पे दिखा दो। ये आपके AS12 का रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एक्सचेंज में लिया होगा, एक्सचेंज मतलब कैश में पेमेंट देने के बदले आपने उनसे इंटेंजिबल एसेट लेके अपना कुछ दिया हुआ है, तो अगर आपने बदले में शेयर्स यानी अपने कंपनी की शेयर सिक्योरिटीज कुछ दी हुई है, तो ये बोलता है कि फेयर वैल्यू पे लो। किसकी फेयर वैल्यू? जो सिक्योरिटीज दी उसकी या जो लिया उसकी। और बाकी जो होगा अदर कुछ होगा, कुछ और चीज दिया होगा, तो बोलता है AS10 के प्रिंसिपल लगाओ।
AS10 का प्रिंसिपल भी क्या बोलता है कि भी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन, और अगर वो उतना रिलायबल नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन को ले सकते हो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा रिलायबल है तो। वहाँ पे वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने का तभी बोलता है AS10 जब अगर फेयर वैल्यू दोनों की भी हमारे पास निकालने का कोई रिजनेबल बेसिस नहीं है, या फिर जो एक्सचेंज है इट डजेंट हैव ए कमर्शियल सब्सटेंस, ये अपन AS10 में पढ़ा था। तब फिर आप उसको बुक वैल्यू पे, यानी जो दिया उसकी बुक वैल्यू पे जो एसेट आया उसको अकाउंट कर लो। अब इंटरनली जनरेटेड कुछ आइटम जो है उनको, जो हमारा ये एस है इंटरनली जनरेटेड, उन आइटम्स को ये रिकॉग्नाइज करने से मना करता है, जैसे कि गुडविल, ब्रांड, ऐसे जो आइटम है गुडविल, ब्रांड, मस्ट हैड, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर्स लिस्ट या सिमिलर आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट अगर ये सेल्फ जनरेटेड हैं तो, इंटरनली जनरेटेड हैं तो। इसका मतलब अगर आपने एक खरीदा होगा, किसी को कीमत चुकाई होगी तो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, बट अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मस्ट हैड, टाइटल्स रहता है ना किसी मैगजीन का टाइटल, न्यूज़पेपर का टाइटल, तो उनको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करना है अनलेस आपने उसकी को किसी से परचेस किया। अभी इंटरनली कोई इंटेंजिबल एसेट को जनरेट करना है, यानी बनाना, तो बेसिकली क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपन बोलते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट। तो किसी भी चीज का पहले क्या होता है, रिसर्च होता है। तो रिसर्च फेस जो होता है उसमें अपने को मालूम नहीं रहता है कि अपन जिस चीज की रिसर्च कर रहे हैं, जिस चीज की खोज कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो मटेरियलाइज होगा कि नहीं, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये हमको मालूम नहीं है। हम किसी चीज की खोज कर रहे हैं कि हमको लगता है कि ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस करने से हमको सस्ते में चीज बनेगी, या ये रॉ मटेरियल सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करने से हमको प्रोडक्ट में ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मालूम है आपकी कोविड की वैक्सीन की रिसर्च चालू है, खोज चालू है। अभी वो जो खोज चल रही है वो सक्सेसफुल भी हो सकती है, फेल्यूर भी रह सकती है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि रिसर्च फेज के जो खर्चे रहते हैं शुड बी एक्सपेंस्ड। आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि भाई रिसर्च फेज का इतना खर्चा है, बाद में रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी, हमको इसका पूरा कॉन्फिडेंस है, व्हाट शुड बी डन। तो आपका क्लियर आंसर होना चाहिए कि इट शुड बी एक्सपेंस्ड, मतलब खर्चा ट्रीट करो, मतलब एसेट में डेबिट मत करो। रिसर्च सक्सेसफुल हो या ना हो, बट रिसर्च फेज का खर्चा जो है वो आपको ये करना है। अब डेवलपमेंट फेज, यानी जब रिसर्च सक्सेस हो जाती है, तो रिसर्च एक तरह से लेबोरेटरी लेवल पे होती है ना, ट्रायल के टाइप होती है, छोटे लेवल पे होती है। तो वो लेबोरेटरी लेवल पे तो सक्सेसफुल हो गई है, अब उसको कमर्शियली यूजफुल बनाने के लिए डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कि उसको कमर्शियली कैसे एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे, उसके लिए फिर वो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट फेज में भी दो हिस्से करना है, अंटिल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट, तब तक का डेवलपमेंट फेज का भी खर्चा एक्सपेंस कर दो, यही रिक्वायरमेंट है, बराबर। अब जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो गया, आफ्टर दैट, मतलब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो गया, वहां से कैपिटलाइजेशन शुरू करने का, वहां से कैपिटलाइजेशन शुरू करने का। और कब तक कैपिटलाइज करने का, जब तक वो रेडी नहीं हो जाता। वंस एन एसेट इज रेडी, उसके बाद का खर्चा अपन एसेट में डेबिट नहीं करते, वो अपना बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब रिसर्च फेज का पूरा खर्चा एक्सपेंस, डेवलपमेंट फेज में जब तक सक्सेसफुल नहीं होता है, रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मीट नहीं होता है,
तब तक एक्सपेंस कर दो। जहाँ से रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मेट होने लगा वहाँ से डेवलपमेंट वाला खर्चा कैपिटलाइज करो, यानी इंटेंजिबल एसेट बोलो। और कब तक? जब तक वो एसेट रेडी नहीं होता तब तक का अमाउंट। अब एक बार एसेट रेडी हो गया, उसके बाद के जो खर्चे रहते हैं आफ्टर टू टिल कंप्लीशन, ऐसा लिख देता हूं। अब बाद के जो खर्चे रहते हैं सब्सिक्वेंट खर्चे, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस जनरली एक्सपेंस कर देंगे। सब्सिक्वेंट खर्चे जनरली क्या कर देंगे? एक्सपेंस कर देंगे। वो अगर आपके ब्रांड मस्त है, टाइटल्स वगैरह, उनके लिए आपने खर्चे किए होंगे तो भी उनको एक्सपेंस कर देंगे। लेकिन अगर किसी और टाइप के एसेट के लिए, कोई इंटेंजिबल एसेट है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, कोई और है, उसमें आपने बाद में और खर्चा किया, और आपको लगता है बिकॉज ऑफ दैट उसका जो ओरिजिनल बेनिफिट था उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तब आप वो सब्सिक्वेंट खर्चे को कैपिटलाइज कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अभी जो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया बोला था ना, ये रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया जो बोला, रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मेट हो रहा है, ऐसा अपन कब बोलेंगे? कि रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मेट हो रहा है, व्हेन वी कैन से कि रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया डेवलपमेंट स्टेज में फुलफिल होने लगा है। तो बोलता है कि यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट, नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इट फॉर यूज, यानी वो जो भी इंटेंजिबल एसेट है उसको आप टेक्निकली कंप्लीट कर लोगे, ये पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देना चाहिए कि यस इट विल बी कंप्लीटेड फॉर यूज। दूसरा, इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज और सेल इट, तो आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, टेक्निकली और फिट कंप्लीट कर लोगे, बट डू यू हैव इंटेंशन टू कंप्लीट इट आइदर फॉर योर इंटरनल यूज और फॉर सेल। इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल, उसकी एबिलिटी भी होना चाहिए, इंटेंशन भी होना, एबिलिटी भी होना यूज करने की या सेल करने की। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रूव होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए उसको यूज या सेल करने के, एबिलिटी होना चाहिए यूज या सेल करने की, और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोबेबल होना चाहिए कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेस, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, टेक्निकल अवेलेबिलिटी होना चाहिए, टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप इसको कंप्लीट कर सकोगे और यूज कर सकोगे, और इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। ये जब चीजें डिमॉन्स्ट्रेट होंगी तब हम बोलेंगे रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मेट हो रहा। उसके बाद का खर्चा आप कैपिटलाइज करोगे। एक बार किसी खर्चे को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन एक्सपेंस, तो उसके बाद वापस उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, इवन दो बाद में लगा कि हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, हमारा वो एसेट कंप्लीट हो रहा है, तो लेकिन एक बार जो खर्चा आपने एक्सपेंस कर दिया उसको वापस बाद में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बराबर, उसको वापस बाद में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको अपन खर्चा ही मानते हैं ना, AS26 बोलते हैं ना, AS26 ने उसमें आपके लिए कोई चॉइस छोड़ा ही नहीं। AS26 ने बोला ये आइटम जो है इनको आप एक्सपेंस ट्रीट करो, यानी उनको आप एसेट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। तो उसमें है स्टार्टअप कॉस्ट यानी प्रिलिमिनरी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस जो रहते हैं, प्री ओपनिंग एक्सपेंस, ट्रेनिंग के खर्चे, एडवर्टाइजिंग, जैसे आप प्राइमरी लेवल में पढ़ते हो, जूनियर लेवल में, कि हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट दो। ये आपका AS26 बोलता है इसको राइट ऑफ कर दो, उसको डेफर करना अलाउड नहीं है, ठीक है। रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उसको रीलोकेट या रीऑर्गेनाइज कर रहे होंगे तो उसका भी जो खर्चा है वो एक्सपेंस करो, उसको कैपिटलाइज मत करो, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन, मतलब ये एसेट आ गया, रिकॉग्नाइज हो गया, या खरीदा होगा तब रिकॉग्नाइज हो गया, अब इसको
कितने पीरियड में डेप्रिशिएट करना, तो उसी को इंटेंजिबल एसेट के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट के लिए कॉमनली अपन वर्ड यूज करते हैं डेप्रिशिएशन। तो ये इंटेंजिबल एसेट को कितने पीरियड में अमोर्टाइज करना, तो AS 26 बोलता है जनरली ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। पर अगर आपको लगता है कि नहीं 10 ईयर से ज्यादा इसकी लाइफ है, तो फिर वो बोलता है कि आपको हर साल उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं इसकी वैल्यू गिर तो नहीं गई है। टेस्टिंग आपको हर साल करना पड़ेगा अगर आपने 10 साल से ज्यादा की लाइफ एस्टिमेट किया तो। नहीं तो जनरली मानेंगे कि 10 साल से ज्यादा लाइफ नहीं है। उसमें भी अगर सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होगा, तो उसकी मैक्सिमम लाइफ उन्होंने बोला 3 to 5 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं। Costless residual value be systematically amortized over its best estimate of useful life, which can be in years or in units. Costless residual value, रेसिडुअल वैल्यू के बारे में बाद में अपन अलग से देखेंगे। उसको उसकी जो यूजफुल लाइफ है, और यूजफुल लाइफ कैन बी इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और यूजफुल लाइफ कैन बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, कि उस इंटेंजिबल एसेट से कितनी यूनिट आप बनाने वाले हो। अमोर्टाइजेशन की मेथड तो बोलता है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न हो, उसका पैटर्न ऑफ बेनिफिट जैसा होगा उसको मैच करना वाला मेथड होना चाहिए। अगर वो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आइडेंटिफाइबल नहीं है तब बोलता है स्ट्रेट लाइन। तो तब आपको वो बोलता है कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से आप अमोर्टाइज कर दो। तो अमोर्टाइजेशन जनरली मैक्सिमम 10 ईयर, पर सॉफ्टवेयर वगैरह जैसा होगा तो उसके लिए 3 to 5 ईयर। जनरली स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न आइडेंटिफाइड नहीं है तो कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू को आपको डेप्रिशिएट करना है। अब रेसिडुअल वैल्यू क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रहता है। टेंजिबल एसेट के बारे में इवन हमारा कंपनीज एक्ट बोलता है कि जनरली नॉट मोर देन 5% स्क्रैप वैल्यू। अब यहाँ तो इंटेंजिबल एसेट है तो ये तो थोड़ा और मैटर हो जाता है कि भाई बाद में जाके ये इंटेंजिबल एसेट का कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेंजिबल एसेट में तो क्या होता है, फिजिकल वो स्क्रैप में कुछ मिल जाता है लोहा लंगड़ बेचने से, यहाँ क्या मिलेगा। तो इसलिए ये बोलता है कि रेसिडुअल वैल्यू शुड बी टेकन एज 0 अनलेस, और अनलेस में बोलता है ए देर इज अ कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी टू परचेस एट द एंड। तो मान लीजिए आपने बोला इंटेंजिबल एसेट की लाइफ है 5 साल, तो 5 साल के बाद किसी पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट किया होगा कि मैं इतने में ये इंटेंजिबल एसेट ले लूंगा, तो आप उसको सॉल्वेज वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू मान सकते हो। और दूसरा बोलता है देर इज एन एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट यानी जिसमें आइटम बेचा खरीदा जाता है रेगुलरली, वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू दैट मार्केट, और वैल्यू उस मार्केट से आप निकाल सकते हो। एंड इट इज प्रोबेबल दैट सच ए मार्केट विल एग्जिस्ट, क्योंकि अभी मार्केट है बट आपका ये लाइफ मान लो इस एसेट का 5 साल है, तो 5 साल के बाद रहेगा क्या, ये भी इतनी चीजों में फिट बैठेगा तो ही आप उसकी स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू लो, नहीं तो 0 मान। और एक बार आपने जो इनिशियली रेसिडुअल वैल्यू डिटरमाइन किया, सब्सिक्वेंटली इसको बढ़ाना नहीं, इट कैन बी रिड्यूस। तो इसका मतलब रेसिडुअल वैल्यू जो रहेंगी अगर वो उस क्राइटेरिया में बैठी नहीं जो दिया है, नहीं तो आप उसको क्या मान लो 0 मान लो। और बाद में इसको नॉट टू इंक्रीज इन फ्यूचर, नॉट टू इंक्रीज इन फ्यूचर, उस रेसिडुअल वैल्यू को बाद में आप बढ़ा नहीं सकते। रिव्यू, ये जो अमोर्टाइजेशन का पीरियड है और उसकी जो मेथड है वो बोलता है एटलीस्ट एट ईच ईयर एंड। तो ये जो अमोर्टाइजेशन की मेथड और पीरियड है इसको रिव्यू करो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर ईयर के एंड में एटलीस्ट इसको रिव्यू करो। रीवैल्यूएशन स्पेसिफिकली लिखा नहीं है बट जैसी AS 26 में वर्डिंग है कि अमोर्टाइजेशन काय का करना, तो कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू बोलता है। जबकि AS 10 आप पढ़ोगे तो बोलेगा कॉस्ट और एन अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट, तो रीवैल्यूएशन में आप उसकी कॉस्ट को बदल देते हो, तो वहां पर देखिए वो ऐसा बोलता है। जबकि AS 26 में सिंपली बोलता है कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू। तो इस पे से ये इम्प्लाइड होता है
कि AS26 रीवैल्यूएशन परमिट नहीं करता। स्पेसिफिक लिखा नहीं है, बट इस डेफिनेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन से दिखता है कि वो रीवैल्यूएशन कंसिडर नहीं करता है। ठीक है। रिटायरमेंट और डिस्पोजल, तो जब भी लगे कि इसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, उसको आप बुक से हटाना है। अगर बेचने में कुछ फायदा नुकसान हुआ तो उसको आप प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन में ऐसा है कि ट्रांजिशनल प्रोविजन, पहले भी 2-3 बार बताया आपको कि ट्रांजिशनल प्रोविजन मतलब पहली बार जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है तो पुराने वाले आइटम के लिए। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हायर अमोर्टाइजेशन अगर कर रहे हो, मतलब कम लाइफ लिया आपने, ये एसेट, ये AS26 के हिसाब से मान लो 10 साल तक चलना चाहिए वो एसेट, ऐसा है, लेकिन आप उसको 6 साल में ही अमोर्टाइजेशन कर रहे थे, तो इसका मतलब आप ज्यादा रेट से अमोर्टाइज कर रहे थे। तो हायर रेट से अमोर्टाइज करना यानी कम लाइफ लेना, तो कंटिन्यू इट, क्या बोलता है इसको, कंटिन्यू करो एज इट इज, आगे के लिए भी नहीं बदलना, पुराना भी नहीं बदलना और आगे के लिए भी नहीं बदलना। लोअर अमोर्टाइजेशन, अगर आपका अमोर्टाइजेशन जो है लोअर अमोर्टाइजेशन, देन मेक रिट्रोस्पेक्टिव चेंज, मेक रिट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब पुराना भी बदलो, पुराना भी बदलो, रिस्पेक्ट चेंज इन ओपनिंग रिजर्व, ओपनिंग रिजर्व में एडजस्ट कर लेना उतना जितना कम डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था, और आगे के लिए नया हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो इसका मतलब हायर डेप्रिसिएशन, पुराना भी वैसे ही रहने दो, आगे भी कंटिन्यू करो, वही कंटिन्यू करो, बदलो मत। लोअर डेप्रिसिएशन, पुराना बदलो, ओपनिंग रिजर्व में एडजस्ट करो, और आगे के लिए नया हिसाब से जो होना चाहिए वो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो। बराबर। ये है आपके AS26 की बात। तो हम, ये हमारा लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ग्रुप 2 के सिलेबस का। AS29 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स, मतलब 3 चीजों को कवर करता है, प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। तो सबसे पहले अपन प्रोविजंस की बात करेंगे कि भाई प्रोविजन यानी क्या। तो प्रोविजन बेसिकली इट इज अ लाइबिलिटी विच हैज सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब जिसमें अंदाज लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, विच हैज ए, इट इज ए liability requiring substantial degree of estimation, अंदाज लगाने की बहुत जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो जैसे आपने किसी पार्टी से माल खरीदा, उसने आपको 1 लाख का बिल बनाया, इसमें कुछ अंदाज लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, ये दोनों पार्टियों ने जो प्राइजेस वगैरह एग्रीड किए थे उसके हिसाब से है, तो इसको अपन नॉर्मल लायबिलिटी बोलते हैं। बट मान लीजिए कि कोई दूसरा अलग कोई वर्क चल रहा है कि वो आपको कोई प्रोसेस या सर्विसिंग दे रहा है या कोई काम करके दे रहा है, लेकिन उसका प्राइस वगैरह डिटरमाइन नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ने माना कि ये काम जब थोड़ा बढ़ जाएगा तभी हम अंदाज लगा पाएंगे इसके प्राइस का। तो फिर ऐसे समय में जो काम हो गया उसके लिए एक अंदाज लगा के आप प्रोविजन कर सकते हो। या जहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे किसी ने आपके अगेंस्ट में क्लेम किया, अब आपको लग तो रहा है कि भाई इसमें अपने ऊपर यानी नुकसान भरने की नौबत आएगी, बट कितना, तो आप उसका अंदाज लगाते हो यानी प्रोविजन करते हो। तो ऐसे जगह पे ये वर्ड प्रोविजन यूज होता है जहाँ पे सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, इसको आपको अकाउंट करना है, रिकॉग्नाइज इट। बट कब रिकॉग्निशन कब करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो व्हेन ए इट इज द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब ये फ्यूचर में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा ऐसा नहीं हुआ,
अभी ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है। कैसे आ गया ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर? तो बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट। तो आपने किसी को कोई गुड सप्लाई किया था और डिफेक्टिव निकले, वो पास्ट इवेंट था इसलिए वो क्लेम कर रहा, या आपने किसी से कोई काम कराया था, या ऐसा कुछ ना कुछ पास्ट इवेंट की वजह से वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है। एंड बी, आउटफ्लो इज प्रोबेबल, मतलब उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो इज प्रोबेबल। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलेंगे कि भाई खर्चा करना पड़ेगा, पैसा जाएगा आपके पास से। एंड तीसरा जो है उसका कि रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। भले एस्टिमेट है बट उसका भी तो कुछ बेसिस होना चाहिए। रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। अगर ये तीनों में हाँ बोला तो वो प्रोविजन को आप अकाउंट कर लो, देन इट शुड बी अकाउंटेड। ये प्रोविजन के बारे में हो गया। और ये हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू भी करो। रिव्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट, क्योंकि आगे जाके आपको लगता है कि वो प्रोविजन को बढ़ाना है या कम करना है या कैंसिल करना है, तो इसलिए उसको रिव्यू भी करो हर बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में नंबर 1, इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब हो तो सकता है। देखिए प्रोविजन में क्या बोला था, इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यहाँ क्या बोल रहा है, इट इज पॉसिबल, मतलब ये लायबिलिटी हमारे ऊपर आ तो सकती है पर आने के चांस कम है। कैसे कम है? नहीं आने से। ये लायबिलिटी हमारे ऊपर आएगी इसकी चांसेस कम है, नहीं आएंगी इसके चांसेस ज्यादा है। स्टैटिस्टिकली अपन बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी इसकी लेस देन 50% है। हम पे ये ऑब्लिगेशन आएगा, यानी हम ये केस हारेंगे, हमको भरना पड़ेगा, इसके चांसेस कम है, 50% से कम है, बट आ तो सकता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो उसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा है इट इज ए प्रोबेबल। प्रोबेबल है बोला मतलब ये तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया। इफ इट इज प्रोबेबल देन इट इज ट्रीटेड एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो फिर भैया इसको तो फिर आपने प्रोवाइड करना चाहिए। आंसर इज यस, प्रोवाइड करना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, इट कुड नॉट बी प्रोवाइडेड। प्रोबेबल बट कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि अभी आपने देखा भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो भी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा। एक तो ये होना चाहिए और दूसरा उसका मेजरेबिलिटी होना चाहिए। तो अगर ये दो मिसिंग है, उसका कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो नहीं है ऐसा लगता है अपने को, ये नहीं, ऑब्लिगेशन तो है, कुछ करना तो पड़ेगा बट उसका कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो नहीं होगा, फाइनेंशियल बर्डन हमारे पर नहीं आएगा, तो फिर कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिमिलरली इकोनॉमिक आउटफ्लो तो होगा ऐसा लग रहा है, हम पे फाइनेंशियल बर्डन तो आएगा बट उसका हमारे पास कोई मेजरमेंट का कोई बेसिस नहीं है, तो भी हम उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन प्रोविजन करना चाहिए बट अगर वो प्रोवाइड नहीं किया गया बिकॉज वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज करना चाहिए। और तीसरा बोला है कि ज्वाइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन जहां होते हैं, ज्वाइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन, तो इसमें क्या होता है कि आप जो दूसरा पार्टी है, जैसे पार्टनरशिप में होता है कि ज्वाइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन है, तो जो ऑब्लिगेशन दूसरे पार्टनर का है वो भी आपके ऊपर आ सकता है अगर उसने डिफॉल्ट किया तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब आपका जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है वो तो आपको प्रोवाइड कर लेना चाहिए, बट जो दूसरे पार्टनर का, आपके जो ज्वाइंट में दूसरे लोग हैं उनका ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर आ सकता है,
दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उसको आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज करना चाहिए। अब ये जो है ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसको डिस्क्लोज करो। रिव्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको लगे कि अरे इसके चांसेस तो बिल्कुल रिमोट है, तो फिर डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के चांसेस बिल्कुल रिमोट लग रहे हैं तो उसको फिर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। या आपको लग रहा नहीं ये तो ऑब्लिगेशन आ जाएगा, लग रहा था, जिसको पहले पॉसिबल समझ रहे थे अब लग रहा कि नहीं ये तो प्रॉबेबल है, अब तो ये लग रहा है कि हम हारेंगे, हम पे ऑब्लिगेशन आएगा, तो फिर आप प्रोविजन कर लो उसका। इसीलिए हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करने की जरूरत है। अब कॉन्टिंजेंट एसेट बोला तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का उल्टा हो गया। कॉन्टिंजेंट एसेट मतलब जो हो तो सकता है पर उसके अभी कोई अपने को रिजनेबल ये नहीं लग रहा कि होगा करके, उसके चांसेस तो है हो सकता है बट चांसेस कम है उसके होने के, तो हमको ये कॉन्टिंजेंट एसेट if significant and probable, if significant and probable, then it can be disclosed in board of directors report। इसको भी रिव्यू करना है हर बैलेंस शीट डेट पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की ये देखिए पॉसिबल है तो भी ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे डिस्क्लोज करना है। और कहाँ डिस्क्लोज करना है? नोट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर करना है, ठीक। लेकिन कॉन्टिंजेंट एसेट के केस में वो बोलता अगर ये प्रॉबेबल है तो ही डिस्क्लोजर की जरूरत है, और वो भी काय में डिस्क्लोजर करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज नहीं करना है, और अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्लोजर कहीं पे भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अपना थोड़ा सा। तो अपन लायबिलिटी की जब बात हो रही थी तो पॉसिबल है मतलब होने के चांस कम है तो भी अपन डिस्क्लोज कर रहे हैं, और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रहे हैं। पर जो कॉन्टिंजेंट एसेट है, कॉन्टिंजेंट एसेट वो प्रॉबेबल होगा तो अपन डिस्क्लोज कर रहे हैं, और वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डिस्क्लोजर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट रहता है कि जहाँ पे आपके ऊपर कोई ये ऑब्लिगेशन है तो उसमें अगर कोई रियम्बर्समेंट के ये है रियम्बर्समेंट, तो रियम्बर्समेंट आपने रिकॉग्नाइज करना चाहिए अगर उसके रिकवर होने की आपको पक्का लगता हो। when virtually certain, when virtually certain हो कि भाई हाँ ये रियम्बर्समेंट मिलेगा, टर्म्स वगैरह जो भी है उसके हिसाब से आपको लगता है रियम्बर्समेंट मिलेगा, तब आप इसको रिकॉग्नाइज करो। अब ये रियम्बर्समेंट अलग करो और आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन उसका प्रोविजन अलग करो। बैलेंस शीट में दोनों को अलग अलग दिखाना है, आपको इधर देने का ऑब्लिगेशन क्या है वो लायबिलिटी में, और इधर रियम्बर्समेंट के तौर पे लेने का क्या है वो अलग से। प्रॉफिट लॉस में यू कैन नेट इट, तो P&L में यू कैन नेट इट, बट इन बैलेंस शीट इट शुड बी शोन सेपरेटली। दोनों अलग अलग आप बताओ। फिर इसमें एक और है रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब मेजर कुछ चेंजेस कर रहे हैं आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि कोई प्रोडक्शन लाइन आपने बंद कर रहे हैं, या जैसे आपने कोई एक एरिया ऑफ ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस के जो स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। तो अगर मैनेजमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग को कमिट किया है, मतलब वो फाइनल कर लिया कि भाई हाँ ये रिस्ट्रक्चरिंग है हमारा कमिटेड है, तो उसका प्रोविजन करो अगर उसके ऊपर कोई आपके ऊपर बर्डन आने वाला बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि उस रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आ रहा है, और वो आपकी जो
एक्टिविटी चालू है, बाकी की जो एक्टिविटी चालू है उसकी वजह से नहीं है। तो जो बाकी एक्टिविटी चालू है उसकी वजह से जो खर्चे वगैरह आएंगे उसको रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में नहीं लेना है। जो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से ही हो रहे हैं उनको ही रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में लेना है। फ्यूचर लॉसेस वगैरह को प्रोवाइड नहीं करना है, बट जो अभी अपने ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से इफेक्ट आ रहा है उतना ही करना है। आप कुछ समय तक मान लो बिजनेस को चालू रखोगे, जो रिस्ट्रक्चर कर रहा है, जो बंद कर रहा है, तो उसमें हो सकता है आपको लग रहा है कि अगले पीरियड में जो मैं 3 महीने बंद करते करते इसको चलाऊंगा उसमें कुछ बिजनेस में लॉस होगा, ऑपरेशनल लॉसेस, उनको अभी से रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में इंक्लूड नहीं करने का है। इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड एज रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। ठीक है। अब इसमें डिस्काउंटिंग की बात होती है कि भाई आप इसको डिस्काउंटिंग कर सकते क्या, डिस्काउंटिंग, क्योंकि बाद में पे करना है, प्रोविजन है मतलब बाद के लिए, पेमेंट बाद में होने वाला है, तो क्या इसको हमको डिस्काउंट करना है? तो इन जनरल नो, एक्सेप्ट जो अपन ने AS10 में भी पढ़ा था, AS10 में भी अपन ने देखा था कि जो डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड उस टाइप की जो लायबिलिटी थी, जो बड़े बड़े प्लांट में अपने को नौबत आती है कि जैसे बड़े बड़े प्लांट वगैरह में ऐसी ये रहता है कि आपको उनको जब उनकी लाइफ ख़त्म होंगी तो उनको डीकमीशन करना, उनको हटाना, उनको जगह को राइट फाइट करना, इसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो अपन ने AS10 में पढ़ा कि उसको अभी से आप एसेट में कैपिटलाइज कर दो। तो अभी से एसेट में डेबिट किया तो लायबिलिटी में क्रेडिट करना है कि प्रोविजन फॉर दिस लायबिलिटी। अब आप अकाउंट कर रहे हैं अभी, लेकिन उसका पेमेंट कब होने वाला है? मान लो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो उसमें डिस्काउंटिंग अलाउड थी या करना था। तो इसके ऊपर हमने आपके नोट्स में अकाउंटिंग स्टैंड का जो मटेरियल दिया उसमें एग्जाम्पल बना करके दिखाया हुआ क्या इसका मतलब है, क्योंकि डिस्काउंटिंग करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप उसको क्रिएट कर लोगे और हर साल उस लाइबिलिटी पे वो जो रेट से डिस्काउंटिंग किया था उस रेट से फाइनेंस चार्जेस लगाते जाओगे, यानी लाइबिलिटी बढ़ाते चले जाओगे, इंटरेस्ट में डेबिट, लाइबिलिटी में क्रेडिट। सो दैट जब मान लो एक समझाने के लिए 10 साल, तो 10 साल के बाद वो लायबिलिटी का फुल अमाउंट हो जाएगा जिसका आपने अंदाज लगाए थे। तो अभी अकाउंट किया डिस्काउंट करके, एक समझ लो कि 10 साल के बाद 10 लाख रुपए लगेंगे ऐसा अपना अंदाज है। अपन ने उसको डिस्काउंट किया तो मान लो आ गया 6 लाख, तो 6 लाख अपन प्लांट में डेबिट कर देंगे और ये डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन प्रोविजन में क्रेडिट कर देंगे। अब हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ता चला जाएगा, तो 10 साल के बाद ये 6 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएगा। इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी में क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, लायबिलिटी में क्रेडिट। तो ये लायबिलिटी करने के लिए बोला, क्रिएट करने के लिए बोला है, डिस्काउंट करने के लिए। और सिमिलरली जब ये AS29 बना तो अगर एग्जिस्टिंग कोई लायबिलिटी है इस नेचर की तो उसको प्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट करने के लिए बोला, प्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट करो और उसको एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करो। क्योंकि हो सकता है आपने क्या किया होगा, फुल अमाउंट का प्रोविजन कर लिया होगा, क्योंकि पहले डिस्काउंटिंग नहीं थी AS29 में। ठीक है, तो ये नया AS29 जब ये प्रोविजनिंग फॉर डीकमीशनिंग वगैरह का नॉर्म आया इसमें, उसके पहले ये डिस्काउंटिंग नहीं बोलता था। ठीक है, तो ये रिवीजन के समय अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी कोई प्रोविजन आपने किया था और उसको डिस्काउंट नहीं किया था तो उसको अभी करो प्रोस्पेक्टिवली। वो भी एग्जाम्पल हमने बना करके आपको दिया है कि जितना पीरियड बचा हुआ है उतने पीरियड के लिए डिस्काउंट कर लो, ताकि फिर उस पर जब इंटरेस्ट ऐड करते चले जाओगे तो एंड में वो फुल अमाउंट के बराबर हो जाएगा। अब इसमें जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्लांट में डेबिट किया था और प्रोविजन में क्रेडिट किया था। अब मेरे को प्रोविजन कम करना है डिस्काउंटिंग की वजह से, तो मैं प्रोविजन में डेबिट करूंगा, प्लांट में क्रेडिट करूंगा। ये केस में ये जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है इसको रिवर्स करने के लिए।
सिमिलरली उन्होंने फिर ये जो डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट है कि ये जो आपकी प्रोविजन के है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के है, डिस्क्लोजर करने का जो रिक्वायरमेंट है, तो इसमें उन्होंने एक एग्जम्पशन दिया हुआ है। एक एग्जम्पशन का मतलब ये हुआ कि आपको डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो उन्होंने बोला है, AS 29 खुद बोलता है कि इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह आप वो एग्जम्पशन का बेनिफिट ले पाओगे, वो बोलता है इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस इट इज़ पॉसिबल कि भाई ये जो लाइबिलिटी या प्रोविजन का डिस्क्लोजर है, इट कैन अफेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन इन सम डिस्प्यूट। मान लो कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस यहाँ पे रहेंगे, तो उसमें अफेक्ट करेगा हमारे इंटरेस्ट को, ऐसा जहाँ पे लगता होगा वहाँ पर फिर वो आपको एग्जम्पशन देता है डिस्क्लोजर से। सिर्फ आप जनरल नेचर मेंशन कर दो, उसकी बारीकी पूरी डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जनरल डिस्क्रिप्शन दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन ये बोलता है एक्सट्रीमली रेयर केसेस में जहां लगता है कि ये डिस्क्लोजर करने से हमारा जो केस है लिटिगेशन वगैरह में उस पर सीरियसली अफेक्ट होगा, तब आपको ये एग्जम्पशन अवेलेबल है। अब इसमें मैं आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए एक टेबल यहाँ बना के, वो आपको क्लास में भी हमने समझाया था। इससे आपको प्रूडेंस का कैसा यूज होता वो भी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इकोनॉमिक आउटफ्लो यानी जिसमें पैसा जाएगा, खर्चा होगा। इकोनॉमिक इनफ्लो यानी जिसमें हमको कुछ मिलने वाला है, इस टाइप का वो आइटम है, तो वो इवेंट, वो आइटम हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट करेगा, पैसा जाएगा या हमारे फेवर में कुछ आएगा, बराबर। अब वर्चुअली सर्टन है, वर्चुअली सर्टन मतलब एक समझाने के लिए मैं ये परसेंटेज डाल रहा हूँ, ये परसेंटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह में नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए कि भाई 90% और मोर, ये और मोर का साइन बना देता हूँ, तो 90% और मोर चांसेस है कि वो होगा। इकोनॉमिक आउटफ्लो है तो इसको आप एज ए लाइबिलिटी प्रोविजन क्रिएट करो, रिकॉग्नाइज इट, रिकॉग्नाइज इट एज ए लाइबिलिटी, एंड दूसरा इफेक्ट काय में जाएगा, एक्सपेंस में। और ये लाइबिलिटी में अंदाज लगाना पड़ा तो उसको प्रोविजन वर्ड यूज कर लोगे आप, बट रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो इसको, इसको भी रिकॉग्नाइज करो, इसको रिकॉग्नाइज करो एज एन एसेट, एंड इनकम इफेक्ट जा सकता है, दूसरा दूसरा इफेक्ट इनकम में जा सकता है, बराबर। एज एन एसेट और एज ए इनकम आप उसको अकाउंट करो, है ना, दोनों में सेम है अगर वो वर्चुअली सर्टन है तो। अगर उसके चांसेस रिमोट है, रिमोट चांसेस है, अपन बोल सकते हैं कि लेस देन 10%, यानी होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, तो न तो आउटफ्लो में चिंता करना है, न तो इनफ्लो में चिंता करना है, यानी आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब पक्का है तो दोनों को अकाउंट करना है, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो एसेट हो। अगर बिल्कुल चांसेस कम दिख रहे हैं, नेग्लिजिबल दिख रहा है बिल्कुल, तो ना लायबिलिटी के केस में आपको कुछ करना है, ना डिस्क्लोजर भी नहीं करना है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करना है, बराबर। अब यहां आ जाते हैं प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50% चांस है कि वो होगा। पॉसिबल लेस देन 50% चांस है, हो सकता है बट 50% से कम चांस है। इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे, और इसका डिस्क्लोजर करो, इसको डिस्क्लोजर करो। बट प्रॉबेबल है तो आप इसको रिकॉग्नाइज करो, इसका प्रोविजन क्रिएट करो, बराबर। अब इनफ्लो के केस में इसको कॉन्टिंजेंट एसेट के केस तौर पे डिस्क्लोज, बट कहां पे, इन
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में। इसका डिस्क्लोजर कहाँ है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख लो, ये फर्क है प्रूडेंस का। और अगर पॉसिबल लग रहा होगा तो कुछ नहीं करना है, मतलब आपको उसको इग्नोर कर देना। ये जो बीच का दो है, प्रोबेबल और पॉसिबल में, कि जब अपने ऊपर बर्डन आ रहा है तो अपन जरा जल्दी उसको अकाउंट कर ले रहे हैं, बट जब वो इनफ्लो की बात है तो अपन नहीं अकाउंट कर रहे हैं। इसी को अपन प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि आपके पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कर दूं। डिटेल में पूरा मटेरियल आपके पास है, फुल वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल हैं, जहां आपको लगे उनको आप देख सकते हैं। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़िए मत, निगलेक्ट मत करिए। तो कम से कम ये रिवीजन वाले वीडियो को ही देख लेंगे तो उससे भी एटलीस्ट आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। डोंट लीव इट ऑल टुगेदर कि पूरा छोड़ दिया। नोट्स का पन्ने पलटा के भी देख लेंगे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो अगर आपने पहले पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो आपको ध्यान में काफ़ी कुछ आ जाएगा और आपका काम एग्ज़ाम में बढ़िया बन जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि बढ़िया परफॉर्म करिए एग्ज़ाम में और अच्छा फ्लाइंग कलर से एग्ज़ाम को पास करिए। तो ओके, थैंक यू।